1940 में जब वेस्टर्न यूरोप के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज हिटलर के हाथ में आ गए थे, तब बस एक देश था जो अभी तक जर्मनी से बचा था। ये था ब्रिटेन। ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी फ्रांस के साथ मिलकर जर्मनी को हराया था और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी फ्रांस को हरा चुका था। तो सब लोगों की निगाहें अब सिर्फ ब्रिटेन पे थी। इसीलिए हिटलर ब्रिटेन के खिलाफ एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहता था, पर वो ये देखना चाहता था कि अगर वो ऐसा ऑपरेशन करता है तो उसको सक्सेस मिलने के चांस हैं। ये पता करने के लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद और सबसे होनहार जासूस को बुलाया और बोला कि मुझे ये पता करके बताओ कि हमारा मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे कामयाब हो सकता है कि नहीं। ये कोई आम जासूस नहीं था, ये जर्मनी की एक स्पाई एजेंसी का चीफ था। और जिस तरह से फिर इस व्यक्ति ने हिटलर को गाइड किया, उसके वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की डायरेक्शन पूरी तरह बदल गई। मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ विलियम फ्रांस कैनरी से। कहानी शुरू होती है साल 1914 से। उस समय यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और कैनरीज एक वॉरशिप एसएमएस ड्रेसडन पे पोस्टेड थे। वहां पे एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में थे। ये शिप जर्मन नेवी की ईस्ट एशिया स्क्वाड्रन की एकमात्र शिप थी जो अभी तक ब्रिटिश शिप से बची हुई थी। फिर मार्च 1915 में जब ये शिप चिले के पास थी तो इसको कुछ ब्रिटिश शिप्स ने घेर लिया और फिर घेर के इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया और इसी के बाद इस शिप के जर्मन क्रू ने अपनी शिप को स्कटल कर दिया, यानी खुद डुबा दिया। और इसके बाद ये सारे जितने भी जर्मन क्रू थे इनको चिले में पकड़ लिया गया। कैनरीज को कुल मिला के 6 भाषाएं आती थी और इस बात का यूज करके एक नई आइडेंटिटी बना के वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गए और उसी साल के यानी अक्टूबर 1915 में वो वापस जर्मनी पहुंच गए। फिर जर्मनी की नेवी की इंटेलिजेंस यूनिट ने देखा कि ये कितने बहादुर और कितने चालाक हैं और इनका यूज करना चाहिए एक सीनियर पोजीशन में। फिर इसी के बाद उनको स्पेन भेजा गया और वहां इनका काम था कि उस मेडिटेरेनियन के एरिया में जितनी भी एनिमी शिप्स हैं उन पे नजर रखना और वहां पे अपनी जो जर्मन यू बोट्स हैं उनकी सप्लाईज को मेंटेन करना। इसके बाद फिर कैनरीज ने एक यू बोट कमांडर की ट्रेनिंग ली और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस समय वो एक यू बोट के कमांडर थे जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। तो जितनी भी इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अचीवमेंट्स की थी उनको देखते हुए जर्मन मिलिट्री ने इनको आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास दिया। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कैनरीज ने जर्मन नेवी और इंटेलिजेंस में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। कैनरीज इस बात से बहुत नाखुश थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो वर्साई की ट्रीटी हुई है उसमें जानबूझ के वेस्टर्न एलाइज ने ऐसे नियम, ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जर्मन मिलिट्री के ऊपर ताकि वो मिलिट्री अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रियलाइज ना कर पाए। उनकी नेवी को बिल्कुल छोटा कर दिया गया था, उनकी आर्मी की साइज को बहुत छोटा कर दिया गया था। इन सारी बातों से कैनरीज बहुत ही नाखुश थे। वो चाहते थे कि जर्मन मिलिट्री डेवलप होती रहे और ज्यादा स्ट्रांग बनती रहे। इसी के सिलसिले में फिर 1924 में उनको जापान भेजा गया जहां पे वो सीक्रेटली एक यू बोट के कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को सुपरवाइज कर रहे थे। फिर जब ये प्रोग्राम बंद हो गया तो उसके बाद इन्होंने कुछ जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट्स और अर्जेंटीना और स्पेन के मर्चेंट्स को लेके ये चीज कंटिन्यू रखी क्योंकि नेवी का डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा होता रहे ट्रीटी ऑफ वर्साई से छुप के। फिर 1928 तक उनको इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारी जॉब से हटा दिया गया और वो वापस कन्वेंशनल जॉब करने लगे नेवी के अंदर। और इसी सिलसिले में साल 1932 में वो जर्मन वॉरशिप एसएमएस श्लिशन के कैप्टन बने। जब कैनरीज की लाइफ में ये सब कुछ चल रहा था उस समय जर्मनी की पॉलिटिक्स में एक नया चेहरा उभर रहा था। इसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन आर्मी के अंदर सर्व किया था और वॉर के दौरान उसको चोट लग गई थी और जब वो हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा था तब उसको न्यूज मिली कि जर्मनी ने वॉर में सरेंडर कर दिया। इस बात से वो बहुत नाखुश था। हिटलर का यह मानना था कि जर्मन मिलिट्री वॉर जीत सकती थी पर उनकी लीडरशिप खराब थी और करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से उनको यहाँ पे हारना पड़ा और इसी भावना को उसने लोगों के अंदर पहुंचाया। लोगों में ऑलरेडी बहुत गुस्सा था क्योंकि जर्मनी में इकोनॉमिक हालत बहुत खराब थी और इसी गुस्से को यूज करके इसको एक ताकत बना के पहले तो उसने एग्रेसिवली जर्मन गवर्नमेंट का विरोध किया, उसके बाद उसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जर्मनी की गवर्नमेंट को अपने हाथ में लिया और 1933 में जनवरी के महीने में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। और उसके अगले साल 1934 में जब जर्मनी के प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग की मौत हुई उसके बाद हिटलर ने जर्मनी के प्रेसिडेंट और चांसलर की पोजीशन को मिला दिया और खुद जर्मनी का एब्सोल्यूट लीडर और सुप्रीम कमांडर बन गया। इस तरह से अब जर्मनी की पूरी ताकत, वहां की फौज, वहां की इंडस्ट्री, वहां की पॉलिटिक्स अब सब हिटलर के हाथ में थी। इसके बाद विलियम कैनरीज और जर्मनी के इतिहास में एक नया पड़ाव आता है साल 1935 में जब कैनरीज को जर्मनी की एफवेयर का चीफ बना दिया गया। अफवेयर जर्मन मिलिट्री की इंटेलिजेंस यूनिट थी। जैसे हर देश में एक इंटेलिजेंस की एजेंसी होती है, जैसे अमेरिका में CIA है, NSA है, FBI है। जैसे आप भारत की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस है, CBI है,
इंटेलिजेंस ब्यूरो है या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो वैसे ही अब्वेयर थी जर्मनी की मिलिट्री इंटेलिजेंस की एजेंसी और उसके चीफ अब कैनरीज बन गए थे। हिटलर जानता था कि ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस, उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और वो चाहता था कि अपने देश की भी इंटेलिजेंस सर्विसेज उनके टक्कर की हो या उनसे बेहतर हो। इसीलिए कैनरीज को इस रोल के लिए चुना गया। पर जब कैनरीज का चुनाव हुआ था इस रोल के लिए तो बहुत लोग हैरान हुए थे, क्योंकि कैनरीज की प्रोफाइल एक टिपिकल इंटेलिजेंस चीफ की तरह नहीं थी। पहली बात तो ये कि एक मिलिट्री के बैकग्राउंड से आते थे, टिपिकल इंटेलिजेंस बैकग्राउंड से नहीं आते थे। उसके बाद इन्होंने एक वॉरशिप को कैप्टन किया था, एक यूबोट को भी कमांड किया था। तो ये जो बैकग्राउंड है ये टिपिकल किसी इंटेलिजेंस के चीफ का बैकग्राउंड नहीं हो सकता। पर अब्वेयर की चीफ बनने के बाद इस बात को कैनरीज ने प्रूव किया कि क्यों वही सबसे अच्छे दावेदार थे इस पोजीशन के लिए। चीफ बनने के बाद कैनरीज ने अब्वेयर को बहुत एक्सपैंड किया और यूरोप के सारे देश के अंदर अपने जासूस भेजे। हालांकि कैनरीज चाहते थे कि जर्मन की मिलिट्री वापस स्ट्रांग हो, अपनी ओरिजिनल ग्लोरी को वापस हासिल करे, पर वो ये नहीं चाहते थे कि जर्मनी वापस एक वर्ल्ड वॉर में पड़े। पर जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो जर्मनी की मिलिट्री की बहुत हेल्प की कैनरीज और उनकी अब्वेयर ने। फॉर एग्जाम्पल, वॉर के स्टार्टिंग के समय में अब्वेयर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था ऑपरेशन नॉर्थ पोल, जो उनका डच अंडरग्राउंड नेटवर्क के खिलाफ एक ऑपरेशन था। जब फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ फोनी वॉर कर रहे थे वॉर के स्टार्टिंग के दिनों में, तब अब्वेयर ने डेनमार्क और नॉर्वे के बारे में इंटेलिजेंस गैदर की। अब्वेयर के जासूसों ने डेनमार्क और नॉर्वेजियन पोर्ट्स की शिपिंग को ऑब्जर्व किया और 150,000 टन से ज्यादा शिपिंग को डिस्ट्रॉय करने में मदद की। नॉर्वे और डेनमार्क की मिलिट्रीज के अंदर अब्वेयर के जासूस पहुंचे और वहां कैसा मूवमेंट हो रहा है, कैसी स्ट्रैटेजी बन रही है, इस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जर्मन मिलिट्री को मिलती रही। इन सारी अचीवमेंट्स की वजह से कैनरीज से हिटलर बहुत खुश थे। फिर आता है 1940 और हिटलर ने कैनरीज को एक नया असाइनमेंट दिया। जैसा सब जानते हैं कि 1940 में जर्मनी ने लो कंट्रीज को इन्वेड करते हुए फ्रांस पे फतह हासिल कर ली थी और अब हिटलर का नेक्स्ट टारगेट था ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन एक आइलैंड कंट्री है तो उनके ऊपर इन्वेजन इतना आसान नहीं था जितना फ्रांस के ऊपर था, क्योंकि फ्रांस लैंडलॉक कंट्री था तो डायरेक्टली आप आर्मी भेज सकते थे। पर ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं था क्योंकि उसके चारों तरफ पानी था और इसीलिए हिटलर चाहता था कि ब्रिटेन के ऊपर एक जोरदार अटैक किया जाए और एक बार में उनको वॉर से नॉकआउट कर दिया जाए। ये जो मिलिट्री ऑपरेशन प्लान हो रहा था जर्मनी के अंदर, इसका नाम था ऑपरेशन सी लायन। हिटलर ने कैनरीज को यह असाइनमेंट दिया था कि उनको पता लगाना था कि ब्रिटेन के पास कैसे रिसोर्सेज हैं, कैसा मैन और मटेरियल है, कि क्या वो जर्मनी के इस ऑपरेशन सी लायन को रोक पाएंगे, क्या जर्मनी का ऑपरेशन सी लाइन वहां सक्सेसफुल हो सकता है। कुछ हफ्ते रिसर्च करने के बाद कैनरीज ने हिटलर को रिपोर्ट दी। उन्होंने ये कहा कि हमारी मिलिट्री ने ब्रिटिश मिलिट्री को अंडर एस्टिमेट किया है। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और एक अच्छी खासी एयरफोर्स है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन को इन्वेड नहीं किया जा सकता, पर अगर हम सोच रहे हैं कि छोटी फोर्स भेज के एक क्विकली अटैक करके हम उनको हरा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर ब्रिटेन को हराना है तो हमको एक मैसिव इन्वेजन फोर्स और बहुत सारे रिसोर्सेज तैयार करने पड़ेंगे। ये चीज हिटलर को पसंद नहीं आई, क्योंकि उस समय हिटलर ऑलरेडी सोवियत यूनियन के इन्वेजन को प्लान कर रहा था और जर्मनी के सारे रिसोर्सेज, ज्यादातर रिसोर्सेज और ज्यादातर जो फौज थी वो सोवियत यूनियन के इन्वेजन की प्रिपरेशन कर रही थी। तो ऐसी सूरत में उस इन्वेजन फोर्स से बहुत बड़ा हिस्सा निकाल के अगर ऑपरेशन सी लाइन में डाला जाता तो सोवियत यूनियन का इन्वेजन वीक पड़ जाता। तो इसी वजह से कैनरीज की इस रिपोर्ट को सुन के हिटलर को ऑपरेशन सी लाइन पे ठीक नहीं लगा। हालांकि और भी रीजंस थे, बट ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से हिटलर ने ऑपरेशन सी लाइन को कैंसिल कर दिया। पर फिर सेम ही साल में यानी 1940 में जर्मनी के जनरल अल्फ्रेड योडल ने हिटलर के सामने एक नया प्लान रखा। यह प्लान फिर से ब्रिटेन को हर्ट करने का था। उन्होंने ये कहा कि स्पेन के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिसका नाम जिब्राल्टर है। उस जमीन के टुकड़े को ब्रिटिश लोग कंट्रोल करते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन को अपनी जो शिपिंग है उसका रास्ता छोटा करना था। इसके लिए एक बार आप मैप देखिए। ब्रिटेन के एम्पायर का सबसे बड़ा खजाना था भारत। तो जब भी ब्रिटेन को अपनी शिप्स को भारत पहुंचाना होता था तो अगर तो लंबा रास्ता ले तो उनको पूरा घूम के अफ्रीका के नीचे से आना पड़ता, पर यह रास्ता उनके लिए बहुत लंबा पड़ता है। तो भारत तक पहुंचने के लिए अटलांटिक महासागर से एक छोटा रास्ता भी था जो मेडिटेरेनियन ओशन से अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता था और यह छोटा सा एरिया था जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो इसी वजह से जिब्राल्टर के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था ताकि वो स्ट्रेट को कंट्रोल कर सके। तो जब ब्रिटिश शिप्स निकलती थी तो पहले अटलांटिक ओशन से होते हुए जिब्राल्टर स्ट्रेट से होते हुए फिर वो मेडिटेरेनियन पहुंचती थी, वहां से फिर सुएज कैनल को यूज करते हुए डायरेक्टली भारत के पास। तो जनरल योडल का प्लान ये था कि अगर जर्मन मिलिट्री जिब्राल्टर को कैप्चर कर ले तो ब्रिटिश शिपिंग को बहुत नुकसान पहुंचेगा, वो अपने इंडियन एम्पायर तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे और एक बड़ा झटका लगेगा ब्रिटेन की वॉर मेकिंग कैपेसिटी को। ऑब्वियस ही बात है हिटलर को यह प्लान बहुत पसंद आया
तो फिर से उसने कैनरीज को बुलाया और बोला कि तुम जाके पता लगाओ स्पेन के साथ कि क्या हमारा ये ऑपरेशन वो सपोर्ट करेंगे, क्या हम जर्मन मिलिट्री को भेज के जिब्राल्टर के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। अपनी रिसर्च करने के लिए कैनरीज एक बार स्पेन गए और वहां पे कुछ लीडर्स के साथ, इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात की और सारी रिपोर्ट इकट्ठा करके उन्होंने हिटलर के सामने पेश की। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो यह है कि जिब्राल्टर के अंदर ब्रिटिश फोर्टिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं, तो उनके ऊपर अटैक करना इतना भी आसान नहीं होगा। और दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको ये हमला करना होगा स्पेन की बाउंड्री से, और ऐसा नहीं लग रहा है कि स्पेन के डिक्टेटर फ्रांसिस्को फ्रांको हमारे इस मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं कहा कि वो हाँ सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो सपोर्ट करेंगे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्पेन ऑफिशियली न्यूट्रल था और फ्रांको ऐसा कह रहे थे कैनरीज को, इनडायरेक्टली अपने जासूसों के थ्रू ये बता रहे थे कि हम जर्मनी का साथ सिर्फ तब देंगे जब पहले जर्मनी ब्रिटेन को लड़ाई से निकलवा दे। तो जब तक ब्रिटेन लड़ाई में है तब तक स्पेनिश लोग डायरेक्टली हिटलर की मदद करने से पीछे हट रहे थे। जब ये रिपोर्ट कैनरीज ने पेश की हिटलर के सामने तो बहुत सारे जर्मनी के मिलिट्री कमांडर्स हैरान हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिब्राल्टर पे हमला करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और जब कैनरीज की ऐसी रिपोर्ट आई तो उनको फिर कैनरीज की रिपोर्ट पे डाउट हुआ, और फिर इस बात पे भी डाउट हुआ कि इसके पहले जो इन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं हिटलर को, क्या वो भी सच थी, क्या वहां भी ये हमको बेवकूफ बना रहे थे। इन सारी बातों की शिकायत फिर हिटलर से की गई, पर हिटलर ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके कुछ समय के बाद जब हिटलर और स्पेन के डिक्टेटर फ्रांसिस्को फ्रांको की फिर पर्सनली मुलाकात हुई, उस मुलाकात से फिर हिटलर को यह वाइब आई, ऐसा उसको लगा कि एक्चुअली फ्रांको हमारी मदद नहीं करेंगे इस ऑपरेशन के लिए। इस तरह से हिटलर को कैनरीज की इंटेलिजेंस पे भरोसा हो गया, और ये सारी चीजों को देखते हुए ये जिब्राल्टर पे अटैक करने का प्लान हिटलर ने कैंसिल कर दिया। पर यहाँ कैनरीज के लिए समस्या बढ़ गई थी, क्योंकि ऑलरेडी हिटलर के जो क्लोज सर्कल के लोग थे वो कैनरीज को पसंद नहीं करते थे, और इस इवेंट के बाद कैनरीज के ऊपर शक और बढ़ गया। फिर आता है 1943। इटली के अंदर बहुत हलचल मच रही थी। बेनितो मुसोलिनी, जो एक समय पे इटली के सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने ही सेकंड वर्ल्ड वॉर में इटली की एंट्री करवाई थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उनको अरेस्ट किया था पिएट्रो बडोलियो ने। ये देख के अब हिटलर बहुत परेशान था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मुसोलिनी को पकड़ लिया गया और बडोलियो ने अगर एलाइड लीडर्स के साथ समझौता करने की बात की और जर्मनी को बिट्रे करने की बात की, तो जर्मनी का जो सदर्न फ्लैंक है वो खत्म हो जाएगा और एलाइड फोर्सेस अब जर्मनी के ऊपर साउथ की तरफ से भी एडवांस कर पाएंगी। तो इसलिए हिटलर नहीं चाहता था कि पिएट्रो बडोलियो एलाइड कमांडर्स, एलाइड लीडर्स के साथ बात करे और संधि करने के बारे में सोचे भी। तो इस पूरी सिचुएशन को एसेस करने के लिए, मतलब ये पता लगाने के लिए कि क्या बडोलियो सच में एलाइड लीडर्स से संधि करने की सोचेगा, इसके बारे में पता करने के लिए हिटलर ने फिर कैनरीज को एक बार इटली भेजा। फिर कैनरीज इटली गए और वहां के गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस ऑफिसर जनरल सिजारे एमे से मिले। इस मीटिंग के बाद कैनरीज ने हिटलर को आके रिपोर्ट दी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि बडोलियो का एलाइड लीडर्स के साथ संधि करने का कोई प्लान है, और ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ वो लॉयल रहेगा। इस बात को सुन के हिटलर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया इटली को लेके, और उसने अपनी मिलिट्री को इटली के अंदर नहीं भेजा। परंतु इसके कुछ ही समय के बाद ये खबर आती है कि एक्चुअली इटली ने एलाइड कमांडर्स के साथ संधि कर ली है और वो जर्मनी के खिलाफ हो गए, और अब पूरी इटालियन फ्लीट एलाइड कमांडर्स के हाथ में आ गई है। अब यहाँ पे आके कैनरीज के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या कैनरीज को इटालियन लोगों ने बेवकूफ बनाया, कि क्या कैनरीज जानबूझ के जर्मन्स को बेवकूफ बना रहा है? इस सिचुएशन में आके फिर अब एसएस के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने कैनरीज के ऊपर तहकीकात शुरू की। इस अफसर का नाम था जनरल वॉल्टर शेलेनबर्ग, और ये एसएस की फॉरेन इंटेलिजेंस ब्रांच के हेड थे। ऐसे तो कैनरीज और ये दोस्त थे, ये लोग अक्सर मिलते थे, कभी घुड़सवारी पे जाते थे और नाजी जर्मनी के फ्यूचर के बारे में बात करते थे, पर कैनरीज शेलेनबर्ग की कंपनी में ज्यादा सतर्क रहते थे, क्योंकि ये दोनों इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे और इन दोनों को लगता था कि ये एक दूसरे के खिलाफ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब शेलेनबर्ग ने अपनी तहकीकात की तो उस तहकीकात के दौरान उसको पता चला कि कैनरीज जब इटली गए थे तो वहां पे वो जनरल एम से जब बात कर रहे थे तो उनकी बातचीत को दो लोगों ने सुना, और उन दो लोगों को शेलेनबर्ग ने पकड़ा। उन दो लोगों ने बताया कि कैनरीज इस बात को जानते थे कि बडोलियो और इटालियन लीडर्स अब एलाइड कमांडर्स के साथ संधि करने वाले हैं। कैनरीज की बात पता थी, पर फिर भी उसने जर्मन्स को ये बात बताई कि इटालियन लीडरशिप का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो एलाइड कमांडर्स के साथ संधि करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा सबूत था कैनरीज के खिलाफ, और ये जर्मन मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि इसमें मिलिट्री की इंटेलिजेंस के चीफ का नाम आ गया। तो ये सारे सबूत इकट्ठा करके जब जनरल शेलेनबर्ग एसएस के चीफ
हिमलर के पास पहुंचे और उनको बताया कि हमको हिटलर को कंप्लेन करनी चाहिए। तो हिमलर ने कहा कि ये सारे सबूत हम अपने पास रखते हैं और अभी हम हिटलर को नहीं बताएंगे, सही टाइम आने पे मैं हिटलर से बात करूंगा और इसकी कंप्लेन करूंगा। पर फिर भी कुछ टाइम बीत गया, हिमलर ने सबूत पेश नहीं किए और कैनरीज की जॉब चलती रही। पर यह बात तय थी कि अब कैनरीज के ऊपर लोगों को डाउट होने लगा था और इसीलिए फिर एसएस के चीफ हिमलर ने हिटलर से बात की और 1944 फरवरी के महीने में एफर को खत्म कर दिया गया और कैनरीज को जॉब से निकाल दिया गया। जो भी काम एफर कर रही थी अभी तक, वो अब सारा जनरल शेलनबर्ग के कंट्रोल में आ गया। इसके कुछ समय के बाद कैनरीज को हाउस अरेस्ट पे रखा गया, पर उसके बाद उनको जर्मनी में बर्लिन के अंदर एक गवर्नमेंट की पोजीशन दी गई। यह पोजीशन हालांकि गवर्नमेंट के अंदर थी, पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज से दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं थी, ताकि कैनरीज किसी भी तरीके से मिलिट्री मैटर्स के अंदर दखल अंदाजी ना कर पाए। फिर आती है डेट 20 जुलाई 1944। हिटलर के ऊपर एक बहुत बड़ा जानलेवा हमला होता है। हालांकि ऐसे तो पहले भी हिटलर के ऊपर बहुत सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए थे, पर यह अटेम्प्ट बहुत बड़ा था और हिटलर को मारने में ऑलमोस्ट कामयाब हो गया था, क्योंकि हिटलर एक रूम के अंदर था, वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पर हिटलर की किस्मत थी कि वो बच गया। मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है। ये असैसिनेशन प्लॉट एग्जीक्यूट किया गया था 20 जुलाई को और इसी वजह से इस प्लॉट को 20 जुलाई प्लॉट भी कहते हैं। जिस मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर इस प्लॉट को बनाया गया था, उस ऑपरेशन के नाम के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी बनी है जिसमें टॉम क्रूज हीरो है। अगर आपको इस मिलिट्री ऑपरेशन का नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो 20 जुलाई का जो प्लॉट था वो हिटलर को मारने में तो नाकामयाब हो गया, पर उसके बाद गेस्टापो, जो जर्मनी की सीक्रेट पुलिस थी, उन्होंने उन सब लोगों को पकड़ना शुरू किया जो किसी ना किसी तरीके से इस प्लॉट में शामिल थे या शामिल हुए वाले लोगों से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड थे। इसी सिलसिले में जर्मन आर्मी के एक बहुत ही फेमस कमांडर फील्ड मार्शल अर्विन रॉमल को भी पकड़ा गया और जब उनका इसमें किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट देखा गया तो उनको बोला गया या तो आप सुसाइड कर लीजिए या तो हम आपका पब्लिक में आपकी हियरिंग करेंगे, आपको ट्रायल पे डाल के आपको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसी की वजह से फिर अर्विन रॉमल ने सुसाइड कर ली थी। हालांकि कैनरीज के खिलाफ ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला था जो उनको जुलाई 20 प्लॉट के साथ डायरेक्टली लिंक करता था, पर फिर भी एसएस ने, गेस्टापो ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये प्लान इतना इलैबोरेट था, इतने सीनियर लोग इसमें शामिल थे, तो ऐसा बहुत ही अनलाइकली है, ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कैनरीज को इस प्लान के बारे में भनक भी ना लगी हो। उनको कुछ ना कुछ तो पता होगा और इसके बावजूद भी उन्होंने किसी को आगाह नहीं किया। इसके अलावा कैनरीज के कुछ पर्सनल डायरीज एसएस के हाथ में आ गई थी और उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो नाजी आइडियोलॉजीज के साथ मेल नहीं खाती थी। तो इन सारी बातों की बिना पे कैनरीज को अरेस्ट कर लिया गया। उनकी ये डायरी अप्रैल 1945 में हिटलर को दिखाई गई और ये बात अब ऑलमोस्ट प्रूव हो चुकी थी कि कैनरीज एक गद्दार है। फिर एसएस ने उनके ऊपर एक ट्रायल चलाया जो कि एक शो ट्रायल था, उसमें उनको गिल्टी पाया जाना था और उनको गिल्टी पाया गया। और इसके बाद 9 अप्रैल 1945 को कैनरीज को एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फांसी दे दी गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के अंदर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा था उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल कैनरीज को माना जाता है। हालांकि कभी भी ओपनली पब्लिक के सामने कैनरीज ने हिटलर का विरोध नहीं किया, पर क्योंकि वो एफर के चीफ थे तो उस पोजीशन पे होने की वजह से उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी और उस इंफॉर्मेशन का उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया जिसकी वजह से जर्मनी का जो वॉर एफर्ट है, जो वॉर की डायरेक्शन है, वो लगातार चेंज हुई और वॉर का ड्यूरेशन भी शायद से कम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जब कैनरीज को ऑपरेशन सी लाइन के बारे में रिसर्च करने के लिए बोला गया था तो उन्होंने जानबूझ के ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए जिससे लग रहा था कि ब्रिटिश की आर्मी, उनकी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है और जर्मनी को एक हल्का फुल्का नहीं, एक जोरदार अटैक करना चाहिए। और क्योंकि वो जानते थे कि सोवियत यूनियन का इन्वेजन होने वाला है और हिटलर इतनी बड़ी इन्वेजन फोर्स ब्रिटेन के लिए नहीं देगा, इसी वजह से ऑपरेशन सी लाइन कैंसिल हुआ। अगर जर्मनी ने ऑपरेशन सी लाइन कैंसिल नहीं किया होता और जर्मनी ने एक फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया होता ब्रिटेन के ऊपर, तो वर्ल्ड वॉर 2 की डायरेक्शन कुछ अलग होती। ठीक वैसे ही जब जिब्राल्टर में रिसर्च करने के लिए कैनरीज गए थे तो उन्होंने जानबूझ के स्पेन के इंटेलिजेंस नेटवर्क में ऐसी अफवाह फैला दी कि अगर हिटलर को मदद की गई, अगर स्पेन ने हिटलर को जर्मन मिलिट्री को यहां भेजने दिया तो जर्मन मिलिट्री अब स्पेन की ही कुछ टेरिटरी को हासिल करने की कोशिश करेगी। और यह बात जब स्पेन के डिक्टेटर फ्रैंको को पता चली तो बिल्कुल नाखुश थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जब हम जर्मनी को हेल्प कर रहे हैं जिब्राल्टर पे हमला करने के लिए तो उसके बदले में हमको टेरिटरी लूज करनी पड़ जाए। और इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि जर्मन मिलिट्री स्पेन की जमीन पे इस तरह से एन मास, बहुत बड़ी मात्रा में कदम रखे। इसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैनरीज ने हिटलर के बहुत सारे वॉर रिलेटेड फैसलों को चेंज करवाया। ऐसा नहीं है कि हिटलर अगर एक्चुअली वो फैसले कर ही लेता, वो सी लाइन भी लॉन्च कर देता, जिब्राल्टर पे भी हमला कर देता, तो वॉर जीत ही जाता, ये कहना तो मुश्किल है। पर यह बात जरूर है कि
कैनेडियंस के इंटरवेंशन की वजह से जर्मनी का वॉर एफर्ट डेफिनेटली चेंज हुआ। इसी वजह से इंटेलिजेंस और एस्पियोनाज के बारे में एक बहुत ही फेमस कहावत है, ये जो जासूसी होती है, चाहे ये वॉर के आउटकम को चेंज ना करे, पर वॉर की डायरेक्शन और वॉर की ड्यूरेशन को जरूर चेंज करती है। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही होंगे कि मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में एक डिटेल प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें 70 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं। अगर आपको सीरीज देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।